नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बेचारी कुंवारी है। प्रभा, ओ प्रभा। मैंने चलते रिक्शे में से प्रभा को आवाज़ दी। घर से बाहर निकलती प्रभा चौंक पड़ी, पर मुझे देखकर वह खुशी से चीख पड़ी, स्वाति तू यहाँ कब आई, कैसी है। स्वाति ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बस यहीं सड़क पर खड़े खड़े पूछ लेगी क्या। उसने अपना माथा ठोकते हुए कहा, सॉरी यार, चल घर चल, वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। बस 1 मिनट रुक, माथो चाचा की दुकान से कुछ सामान ले लूँ। स्वाति उसका हाथ थामे चल दी। यही वह मोहल्ला था जहाँ कॉलेज के दिनों में मेरा लगभग सारा दिन बीतता था। यही माधो चाचा की दुकान हमारी न जाने कितनी लड़ाइयों की साक्षी बनी थी। सब कुछ तो वैसा ही है, कुछ नहीं बदला यहाँ सिवाय मेरे। कॉलेज के दिनों में बिना नागा किए मैं प्रभा के घर आती थी, पर शादी के बाद ऐसी व्यस्त हुई कि 5 साल में दोबारा आना हो पाया है। घर की सबसे बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी आने पर वह अल्लड़ और चंचल सी स्वाति कहीं खो गई थी। यहाँ आते ही वह सारी यादें फिर से ताज़ा हो उठी थी। माधो चाचा प्रणाम, मैंने हंसकर कहा। मुझे देखकर वे खुश हो गए। अरे स्वाति बिटिया, कितने दिनों के बाद आई हो, चॉकलेट खाओगी। मैं खिलखिला पड़ी। हाँ माधो चाचा, खाऊंगी, पर अब एक चॉकलेट और देनी होगी मेरी बिटिया के लिए। काहे नहीं बिटिया, तुम्हारी बिटिया हमारी पोती हुई ना, उसके लिए और तो 2 चॉकलेट देंगे। सच बिटिया, कलेजा ठंडा हो गया तुम्हें देखकर। तुम लोग हंसते खेलते रहो और हमेशा क्या चाहिए। अब इस प्रभा का ही ब्याह हो गया होता तो आज यह भी बाल बच्चे वाली हो गई होती, पर नहीं, इसने तो जैसे शादी न करने की कसम खा ली है। हर बात की एक उम्र होती है, उस उम्र बीत जाने पर फिर बड़ी परेशानी होती है, पर यह कुछ समझती ही नहीं। अब तुम ही कुछ समझाओ न इसे। माधो चाचा की बात को बीच में काटते हुए प्रभा बोली, आप अपना काम करो माधो चाचा, आपको मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। माधो चाचा ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, अरे लो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। बिन बिहाई लड़की देखकर चिंता तो होती ही है। प्रभा क्रोध से बोली, मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं मेरी चिंता करने के लिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर प्रभा लगभग मेरा हाथ खींचते हुए वहाँ से ले आई। मैं प्रभा के इस व्यवहार से हतप्रभ थी। मेरी प्रभा ऐसी तो नहीं थी। वह बड़ों के प्रति सम्मान रखने वाली, उनकी इज्जत करने वाली में से थी, पर यहाँ तो मैं प्रभा का कोई और ही रूप देख रही थी। प्रभा की माँ मुझे देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठी। स्वाति, तुम कितने दिनों बाद आई हो बेटी, कैसी हो। अच्छी हूँ आंटी, आप सुनाइए क्या चल रहा है आजकल। मेरे यह पूछने की ही देर थी कि वह कहने लगी, क्या बताऊँ स्वाति, प्रभा की शादी की चिंता तो सुरसा के मुंह की तरह बस बढ़ती ही जा रही है। वह तनिक मेरे पास सरक कर धीमे स्वर में बोली, स्वाति तुम्हारे लखनऊ में ही कोई लड़का देखो ना, हम तो हार गए इसकी शादी के प्रयास करते करते। तभी प्रभा वहाँ आ गई और गुस्सा होते हुए बोली, बस भी करो माँ, मेरी शादी का रोना कोई आया नहीं, बस तुम मेरी शादी का महापुराण लेकर बैठ जाती हो। मैंने चौंक कर प्रभा को देखा। मैं उसके असामान्य व्यवहार से परेशान हो उठी थी। अपनी हंसमुख सी सहेली को इस तरह देखने की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आंटी का चेहरा रुआंसा हो गया था। मैंने बात को संभालते हुए उनसे कहा, आंटी मैं आज आपके हाथ का वो स्पेशल वाला पोहा खाकर और चाय पीकर ही जाऊंगी। आंटी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ तुम लोग बैठो, मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। आंटी के जाते ही मैंने प्रभा को अपने पास बैठाते हुए कहा, क्या हो गया है तुझे प्रभा, किस तरह व्यवहार करने लगी है तू। वहाँ माधो चाचा और यहाँ आंटी से भी किस तरह बात कर रही हो तुम। इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई हो तुम। कहाँ गई वो मेरी हंसती खिलखिलाती हर बात पर मजा लेती प्रभा। मेरी बात सुन प्रभा की आंखों में आंसू छलक आए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है बता ना प्रभा, मुझसे बात करोगी तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, कुछ तो बोल। प्रभा ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बताऊं स्वाति, बात ऐसी है कि कहने में भी अजीब लगती है। मैं क्या बताऊं किसी को कि क्या मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। पहले तो मैं चौंक पड़ी, फिर हंसकर बोली, बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल मचा रखा है तुमने। वह थोड़ा नाराज होते हुए बोली, देखा तुमने भी मेरी बात को नहीं समझा ना,
पर शायद तुम समझ भी नहीं सकती कि 26 साल की होने के बाद भी किसी लड़की का कुंवारा होना कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। मैंने परेशान होकर कहा, साफ साफ कहना प्रभा की परेशानी क्या है। वह बोली, स्वाति, हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि सही समय पर मेरी शादी हो जाए। मेरे भी अपनी शादी को लेकर कुछ सपने थे, कुछ आशाएं थी, पर अब वे सारे सपने कांटे बनकर पलकों में चुभते हैं। तुम ही बताओ, क्या कमी है मुझ में? अच्छी खासी दिखती हूँ, अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आजकल वकालत पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं था कि कोई मुझे देखने नहीं आया, पर कोई यह कहकर नापसंद कर गया कि लड़की दुबली है, कोई कहता ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कोई कहता नौकरी नहीं करती। कभी किसी को मैं पसंद आई भी तो बात इसलिए टूट गई क्योंकि या तो बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उनकी दहेज की भूख अधिक होती थी। जानती हूँ मेरे माँ बाप अपनी हैसियत से भी बढ़कर मेरी शादी में खर्च करेंगे, पर वह अपना घर बार तो नहीं बेच सकते ना मेरी शादी के लिए। तुम जानती हो स्वाति, अब मैं लेखिका भी हो गई हूँ। कई पत्र पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ, लेख और कविताएं छपती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या कर रही हो आजकल, तो मेरे यह बताने पर कि मैं लिखती हूँ, तो पता है क्या जवाब मिलता है मुझे? वे कहते हैं ये सब तो बकवास है, ये बताओ कि शादी कब कर रही हो। मोहल्ले का एक एक प्राणी मुझे शादी करने के लिए समझाता रहता है। जब आसपास के लोग मुझे बेचारगी भरी नज़रों से देखते हैं तो मेरी आत्मा तक छलनी हो जाती है। पड़ोस की चाची, काकी और भाभियों की नज़रें मेरे कपड़ों के अंदर तक जाती है, मानो वे जानना चाहती हो कि शादी न होने पाने का कीटाणु कहीं शरीर के अंदर तो नहीं बैठा, जो कपड़ों के बाहर से दिखाई न देता हो। लोग माँ बाप से मिलने आते हैं तो उन्हें इस तरह से सांत्वना देते हैं मानो मैं इस दुनिया से ही विदा हो गई हूँ। अरे भाभी जी, धीरज रखिए, होनी को कौन टाल सकता है। जब जब जो जो होना होता है तब तब सो होता है। या फिर अरे भाई साहब, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देगा। ये सारी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। जानती हो, जो भी मेरे घर आता है उन सब के पास मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता होता है। हर कोई मेरे लिए रिश्ता ढूंढता रहता है, मानो इस दुनिया में मेरी शादी से बड़ी समस्या ही नहीं बची हो। तुम ही बताओ स्वाति, मेरी शादी ना होना क्या इतना अक्षम्य अपराध है? मैं लोगों की नज़रों में बेचारी बन गई हूँ। जो भी मिलता है अपनी सांत्वना के 2 फूल चढ़ा ही जाता है मुझ पर कोई मुझे यह नहीं बताता कि इस सब में मैं कहाँ गलत हूँ। मैं त्रस्त हो गई हूँ लोगों की बातें सुन सुनकर। कभी कभी लगता है कि आज के युग में लड़की होकर पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। और सब अब तो लोग यह भी कहने लगे हैं कि जरूर उसका चाल चलन खराब होगा, तभी तो अब तक कुंवारी बैठी है। इतनी बातें सुनकर, इतने झूठे इल्जाम पाकर भी अगर चिड़चिड़ी ना हो तो क्या करूं? माँ पापा के माथे पर चिंता की लकीर दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। उन्हें परेशान देखती हूँ तो खुद की किस्मत को कोसने का मन करता है। माँ पापा का मुंह देखकर चुप रह जाती हूँ, वरना मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। जिस लड़की की शादी ना हो, मेरी राय में उन सबको मर ही जाना चाहिए, वरना यह समाज उसके साथ साथ उसके परिवार वाले का भी जीना दुर्भर कर देगा। अपने मन की सारी भड़ास निकालने के बाद प्रभा हाँफने लगी थी। मैंने उठकर उसे पानी का ग्लास थमाया। पानी पीकर वह कुछ संयत हुई। मैंने प्रभा की बातें सुनकर उससे कहा, प्रभा, अगर तुम्हारी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता तो कभी बिरादरी के बाहर जाकर कोशिश क्यों नहीं की अच्छे लड़के को ढूंढने की? प्रभा व्यंग भरे स्वर में बोली, क्या बात कर रही हो स्वाति? लोग अपने समाज का सरा गला भी खाने को तैयार है, पर दूसरे समाज का अच्छा खाना भी उन्हें गवारा नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ऊपर उठने की हिम्मत आज भी इंसान नहीं जुटा पाता, भले ही कोई घुट घुट कर मर क्यों न जाए। प्रभा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि समाज के कैसे नियम, कैसी मान्यताएं हैं जो इंसान को सिवाय दुख के कुछ नहीं देते। सामाजिक नियम तो इंसान की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, न कि इसलिए कि इन नियमों के जाल में उलझकर इंसान मर ही जाए। भले ही अपने समाज, अपनी बिरादरी में अच्छा काबिल लड़का ना मिले, पर वे दूसरे समाज के, दूसरी बिरादरी के काबिल लड़कों की ओर देखेगा तक नहीं।
यह समस्या सिर्फ प्रभा की ही नहीं थी, आज के हर दूसरे घर के कोई ना कोई प्रभा मिल ही जाती है। मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करता मनुष्य आज भी कुछ बातों में वर्षों पुरानी सरी गली रीतियों को थामे बैठा है। कुछ तो करना होगा, किसी को तो पहल करनी होगी, कोई तो कदम उठाना ही होगा, तभी कुछ बदलाव संभव हो पाएगा। एक दिन में तो दुनिया नहीं बदलेगी, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश तो सबको करनी ही होगी। कुछ सोचते हुए मैंने प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा, क्या ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें पसंद करता हो या जिसे तुम पसंद करती हो? प्रभा ने थोड़ा सुकचाते हुए कहा, हाँ, एक समीर उपाध्याय। वैसे तो किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर है, पर मेरे साथ वकालत पढ़ता है, शाम को लगने वाली क्लास में आता है, आकर्षक है, स्मार्ट है, अच्छा कमाता है, मुझसे खूब पढ़ती है उसकी, इतना हंसमुख है कि पूछो मत, हर समय हंसता रहता है। उसके साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जानती हो स्वाति, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो अपनी सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें भूल सी जाती हूँ। समीर जब भी मुझे देखने आने वाले के बारे में सुनाता है तो मुझसे कहता है कि क्यों किसी और का जीवन बर्बाद करना चाहती हो। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, तुम मुझसे भी ही शादी कर लो। मैंने हंसकर कहा, जब वह इतना खुलकर पूछ रहा है शादी के लिए तो तुम हाँ क्यों नहीं कर देती? प्रभा ने थोड़ा बुझे स्वर में कहा, उसमें दो समस्याएं हैं, एक तो वह हमारी जाति का नहीं है, हम ठाकुर, तो वह ब्राह्मण है। दूसरी बात, मैं उसका यकीन नहीं कर पाती, वह हर बात को मजाक में कहता है, हर बात को मजाक बना देता है। क्या पता यह बात भी उसने मजाक में ही कही हो, उसने कभी सीरियसली मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं? उदासी प्रभा का चेहरा मन में लिए उससे फिर मिलने का वादा कर मैं वहाँ से चली आई। प्रभा की बातों से मुझे एक कहानी याद आ गई, शायद बचपन में कहीं पढ़ी थी, जिसका सही अर्थ आज मेरी समझ में आ रहा है। एक उच्च कुल का बहुत संपन्न ब्राह्मण था, उसकी एक बहुत सुंदर सी और सुशील बेटी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया, पर उनके कुल जितना उच्च कुल उन्हें नहीं मिला। बहुत खोजने पर एक परिवार भी मिला भी, पर वह अधिक संपन्न नहीं था। फिर भी ब्राह्मण ने उच्च कुल देखकर अपनी बेटी का विवाह वहाँ पर कर दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या कर रही हो बेटी? तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, उच्च कुल का रिश्ता भूंजकर खा रही हूँ। 2-3 दिन बाद अपने घर में युद्ध स्तर की तैयारियां होते देख प्रभा समझ गई कि आज फिर उसकी नुमाइश लगने वाली है। उसका मन खिन्न हो उठा, उसका दिल कर रहा था कि वह चीख चीख कर सबसे कहे कि बंद करो, ये सब बंद करो, मुझे सामान की तरह सजाना, दिखाना और फिर मोल भाव करना। मैं जिंदा हूँ, मुझ में भी आत्मा है, मेरी सांसें चलती है, क्यों नहीं समझ पाता कोई मेरी तकलीफ़ को? पर वह ये सब कहती भी तो किससे? अपने माँ पापा से। माँ पापा का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, उनसे उत्साह में कोई विघ्न नहीं डालना चाहती थी, अतः वह बेमन से तैयार होने चली गई। कुछ समय बाद मेहमान भी आए। प्रभा सजी धजी गुड़िया की तरह नजरें झुकाए उनके सामने आकर बैठ गई। लड़के की माँ ने लड़के से कहा, हमें तो लड़की पसंद है, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? लड़के ने कहा, किसी और का जीवन बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इनसे शादी करके मैं अपनी ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जानी पहचानी बात और जानी पहचानी आवाज़ सुनकर प्रभा चौंक पड़ी। उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने समीर बैठा मुस्कुरा रहा था। वह चौंक कर बोली, समीर तुम? उसने अचरज से अपनी माँ पापा की ओर देखा। वे दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में सुकीर्ति का भाव था। प्रभा ठीक से कुछ समझ पाती इससे पहले कि वहाँ हंसती खिलखिलाती स्वाति आ गई। प्रभा को आश्चर्य से परा देख स्वाति ने कहा, हाँ भाई, ये सब मेरा ही किया हुआ है। दरअसल समीर मेरे बड़े भाई अक्षत के दोस्त हैं। बातों में जब इन्होंने तुम्हारा जिक्र किया तो मैं चौंक पड़ी। समीर तुम्हें बहुत पसंद करते थे और मजाक ही मजाक में कई बार तुमसे अपने दिल की बात कह भी चुके थे, पर तुमने कभी उसको समझा ही नहीं। मैं उस दिन तुम्हारा मन जानने के लिए ही आई थी। फिर तुम्हारी रजामंदी मिलने के बाद, तुम्हारी परेशानी जानने के बाद मैंने अंकल आंटी को सारी बातें बताई, तो अपनी बेटी की खुशी के लिए वो भी तैयार हो गए। बस यही कहानी है जिसका परिणाम तुम्हारे सामने समीर के रूप में बैठा है। प्रभा ने बहुत कृतज्ञ नज़रों से स्वाति की ओर देखते हुए मन ही मन उसे धन्यवाद कहा।
स्वाति ने धीरे से प्रभा से कहा, प्रभा अब कोई नहीं कहेगा कि बेचारी कुंवारी है, अब तो लोग कहेंगे बेचारी प्रभा शादीशुदा हो गई है। उसकी बात सुनकर प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।